नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये हमारी सीरीज चल रही है जहां आप सीख रहे हैं कि एग्जामन को में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हिट करने की अप्रोच क्या रहनी चाहिए। तो हमने काफी पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और सचमुच में ये आपके काम आएंगे। आज 2020 का हम डिस्कस करेंगे। आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अप्रोच, एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन से सवाल बनाना, एक्सट्रीम्स को देखना, क्लोज स्टेटमेंट को डबल चेक करना, थीम कौन सी है जो लगातार रिपीट हो रही है उसको पहचानना, उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे, यू विल रॉक। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने क्लास की। और आज हमारा जो हमें डिस्कस करना है वो है 2020 का पेपर। इससे आपको काफी क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए डायरेक्टली हम पॉलिटी के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के रिलेटेड। अब ये थीम कई बार रिपीट हुई है, राज्यसभा की स्पेशल पावर, लोकसभा की स्पेशल पावर्स। ये आपको थीम मालूम होनी चाहिए। तो आइए जरा इसको देखते हैं। राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद लोकसभा। अब कभी वो पूछता है स्पेशल पावर्स, कभी पूछता है इक्वल पावर्स। अच्छा भाई, मैटर, द मैटर फॉर क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, या ठीक उल्टा लिख दिया है, ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है। इससे हमारी लर्निंग क्या है? व्हाट इज आवर लर्निंग? लर्निंग ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की स्पेशल पावर्स को आपको पढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, अमेंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इक्वल पावर है राज्यसभा लोकसभा की। कहीं पर भी बिल रखा जा सकता है और कहीं पर भी सेम प्रोसेस है। लोकसभा और राज्यसभा की स्पेशल पावर है। तो इसको हम क्या कर देंगे, ये भी हमारा कट जाएगा। अब आइए, यहां इक्वल पावर पूछा है तो यही आंसर है बच्चों। इक्वल पावर पूछा है तो यही आंसर है। लेकिन बाकियों को देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड देखेंगे, हम सारी ऑप्शंस को पढ़ेंगे। रिमूवल ऑफ दी गवर्नमेंट, ये कौन सी पावर है? और कट मोशन, ये लोकसभा की राज्यसभा पर स्पेशल पावर है। तो उसने क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया? क्वेश्चन को फ्रेम करना सीखिए कि एक उसने एक स्टेटमेंट में राज्यसभा की पावर लिख दी ग्रेटर, और दो स्टेटमेंट में उसने लोकसभा की पावर लिख दी। थीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। तो आप इस थीम को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम फॉर यू। और किस तरह से फ्रेम किया? पहली स्टेटमेंट आपको उसने दी कि भैया मैं आप पहले राज्यसभा की लिख देता हूं, आपको क्या कर दूंगा, फंसा दूंगा। फिर आखिरी दो में मैं लोकसभा की लिख देता हूं। इसीलिए क्वेश्चन को हाईलाइट करना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड हमने देख लिया, अब हम थर्ड फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? मेरे फॉर्मेटिंग के तरीकों को देखिएगा, समझाने के तरीके को देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट। अब ये आपको स्टेटमेंट रीड करनी थी कि कोई कैटेगरी है फंडामेंटल राइट की, इसको आप हाईलाइट करेंगे। कैटेगरी मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट है फंडामेंटल राइट्स का, इंक्लूडेड विद द इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। जहां क्या दी गई है?
अनटचेबिलिटी दी गई है। किस कैटेगरी में अनटचेबिलिटी दी गई है, कैटेगरी पूछा है। तो अनटचेबिलिटी, और ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी है अनटचेबिलिटी। तो आपको पता है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 कैटेगरी थी, अब 6 कैटेगरी रह गई हैं, जिसमें राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी की एक कैटेगरी है, उसके अंदर अनटचेबिलिटी आती है। मतलब आप सवाल को यहीं फंसाने का कोशिश कीजिए। यहां स्टेटमेंट को, लर्निंग क्या है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन हियर ओनली, कि अगर प्रोटेक्शन, अगर अनटचेबिलिटी आ जाए तो आर्टिकल 17 होगा फंडामेंटल राइट्स, कैटेगरी 14 टू 18 होगी। और कैटेगरी क्या है, कैटेगरी है राइट टू इक्वालिटी। अब उसने ये चौथे नंबर पे ही क्यों लिखी, क्योंकि वो चाहता है फर्स्ट नंबर पर आपको फंसाया जाए कि जी हाँ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अनटचेबल्स का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। नहीं भाई, आपका जो फोकस वर्ड है वो कौन सा है, कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और यहां कैटेगरी स्पेसिफिकली पूछिए अनटचेबिलिटी की, प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, तो राइट टू इक्वालिटी होगी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर कितने हैं, 2, बेगार है ना, फोर्स लेबर है, और आर्टिकल 24 में क्या है, चिल्ड्रंस को प्रोहिबिट किया गया है। तो अब यहां से सवाल निकलेगा, इसीलिए एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। वैसे घुमा के आप कहेंगे कास्ट के आधार पर ये वो तो कर सकते हैं, बट हमको क्वेश्चन हिंट दे रहा है, क्या लिखकर, क्वेश्चन हिंट दे रहा है बच्चों, डायरेक्ट कैटेगरी लिख के, ये हमको फोकस करना है। आप आसानी से कर पाएंगे मुझे पता है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम बिल्कुल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, राइट टू फ्रीडम इसमें नहीं आएगा। क्या बात क्लियर हुई, राइट टू फ्रीडम नहीं आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं आएगा। तो इजी सवाल है, किस पर बेस्ड है, कैटेगरी पर बेस्ड है। क्लियर हो गई आपको बात। अब आइए 5th नंबर, ये भी आसान सवाल है, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। जरा इसको देखिए और थोड़ा पढ़ने का प्रयास कीजिए और ऊपर ही फिनिश करने की कोशिश कीजिए। इन द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंजॉइंड, इंजॉइंड का मतलब है किस पार्ट में है, कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया। आप क्वेश्चन को आप यहीं खत्म करने की कोशिश कीजिए। हमको पता है ये पार्ट है डीपीएसपी। कौन सा पार्ट है बच्चों, विच पार्ट, दिस इज डीपीएसपी। अब डीपीएसपी वो पहले नंबर पे तो लिखेगा नहीं, और सीधा उसने बताया है कि मैं इसमें दे रहा हूं। इंजॉइंट का मतलब होता है कहां दे रखा है, अ प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, a directive principle of state policy, the 7th schedule and the conventional practice। तो मुझे क्या समझ में आया, ये दे रखा है a directive principle of state policy। इसके अंदर क्या दी हुई है, जुडिशरी को अलग करने के लिए दिया है, आर्टिकल 50। इजी सवाल है। हम, हमारी लर्निंग क्या हुई, व्हाट इज आर लर्निंग, कि भाई जो ये डीपीएसपी में जितने भी प्रोविजन हैं ये इंपॉर्टेंट है, दीज आर इंपॉर्टेंट। ये रिपीटेड थीम्स हैं जो पूछी जाती हैं, दीज आर रिपीटेड थीम्स विच आर आस्क्ड इन यूपीएससी। आगे चलते हैं, ये हमने देख लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6।
थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है, along with the budget, the finance minister also plays other document before the parliament that include the microeconomic framework statement. तो कह रहा है कोई स्टेटमेंट रखी जाती, द aforesaid document presented because which mandate by। अब आपसे यहां जानने की क्या कोशिश कर रहा है, यहां से जानने की कोशिश कर रहा है कौन सा लॉ है, इसीलिए आपको बैकग्राउंड के लॉ, बैकग्राउंड का कॉन्स्टिट्यूशन और अथॉरिटी, जब भी आप कुछ ये चीज पढ़ते हैं तो जरूर इसको जानने की कोशिश कीजिए। सिंपली कोई चीज पूछी जाएगा, उसमें उसका अंडरलाइंग क्या पूछ लेगा आपसे, अंडरलाइंग स्टेटमेंट, अंडरलाइंग लॉ आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, तो भाई माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क रखा जाता है, लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, पार्लियामेंट्री का कन्वेंशन है, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 10। अब आपको ये जानना चाहिए, ये स्टेटमेंट बताते हैं कि कम से कम ये जानूं कि आर्टिकल 112 क्या है, क्योंकि अगली बार मैं इस आर्टिकल को पूछूंगा। तो ये क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप बजट भी कहते हैं। आर्टिकल 110 जिसको आप क्या कहते हैं, मनी बिल। और इसी को आगे जाके क्वेश्चन बनाया था उसने, आर्टिकल 19 में स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। क्या इससे साबित होता है कि हमको मेन मेन आर्टिकल, क्या मेन आर्टिकल को रीड करना चाहिए, वी शुड रीड दी मेन आर्टिकल, ये इससे साबित होता है। तो ये आर्टिकल आप करेंगे कि ये इसमें प्रोविजन दिया हुआ है, आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको जानना चाहिए। यहां भी अंडरलाइंग एसेट आपसे पूछा जा रहा है, और जो इसका आंसर है द प्रोविजन ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट है। अब आपको इन चारों स्टेटमेंट को भी जानना है। ये फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये आपको मालूम होना चाहिए। कौन सी स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट यू शुड रिमेंबर 110 में क्या है, 111 में क्या है, 113 में क्या है, क्योंकि ये आर्टिकल अदर एग्जाम्स में भी क्या है बच्चों, पूछे गए हैं। क्या किए गए हैं, अदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़िए। अब रिपीटेड थिंग्स मीनिंग के ऊपर क्वेश्चन, यानी हमको वर्ड्स की मीनिंग याद होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बार बार क्या हो रहे हैं, दीज कॉन्सेप्ट्स आर रिपीटिंग मैनी टाइम्स। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन, यहां डेफिनेशन पूछा है। अब देखिए, पहली स्टेटमेंट बहुत कम चांसेस हैं कि वो सही लिखे, तो हमें क्या करना है, सब देखना है। पॉपुलर गवर्नमेंट ये क्या होता है, ये डेमोक्रेसी की निशानी होती है। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट, लिबरल गवर्नमेंट, ये आजकल की मॉडर्न डेमोक्रेसी की निशानी है। लिबरल डेमोक्रेसी भी इसको कहा जाता है। अब उसने बड़ी सिंपल सी आपसे मीनिंग पूछी है, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि जब आप स्टेटमेंट को रीड करते हैं तो आप क्या रहिए, थोड़ा ओपन रहिए, अच्छे से रीड करने की कोशिश कीजिए। अ गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेटर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता। पॉपुलर, ये दूसरी स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी होता है। कभी कभी इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी की भी किसमें रख सकते हैं, लेन में रख सकते हैं। तीसरा, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का
कोई लेना देना नहीं है। लिमिटेड गवर्नमेंट से कॉन्सेप्ट आता है जो कि आज चल रहा है। अब अगला बड़ा ही अच्छा सवाल मैं आपको इसको जरा कराता हूं, जरा इसको देखिए किस पर है। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वहीं से हमारा सवाल निकलेगा। ध्यान से इसको पढ़ते हैं। अदर देन द फंडामेंटल राइट, यानी कीवर्ड हाईलाइट करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स में तो है ही, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा पार्ट है जिसमें ये रिफ्लेक्ट होता है। अब यहां लिखा है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अ रिफ्लेक्शन? आपने देखा डायरेक्टली या तो बोलेगा इंजॉइंड या गिवन। ये वर्डों का बड़ा महत्व है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है जहां दिखाई देता है, झलक भी कहीं दिखाई देती है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि वो असलियत में लिखा क्या है। तो गिवन है, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है मेयर सम पार्ट्स, जहां पर क्या हो, कुछ पार्ट भी दिए हों। ऑफ द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन, क्या लिखा है? प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, कि ह्यूमन राइट में कौन कौन से जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है उसमें दिया होगा। अब दो कॉन्सेप्ट आते हैं कि जब रिफ्लेक्शन वर्ड आ रहा है, कैटेगरी वर्ड आ रहा है, अंडरलाइन वर्ड आ रहा है, तो मुझे स्पेसिफिक नैरो सोचना है। लेकिन जब रिफ्लेक्शन आ रहा है वर्ड, तो मेरी सोच क्या होनी चाहिए? व्हेन दिस वर्ड इज कमिंग रिफ्लेक्शन, मेरी सोच बड़ी होनी चाहिए। अब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट क्या कहता है? सभी लोग मिलके चलें, सरकारों को ये देखना चाहिए उनको रिलीजियस उस पर भेदभाव ना हो, रोटी का उनको अधिकार हो, बहुत सारी चीजें हैं 30 आर्टिकल तक। तो ये प्रियम्बल में भी आएगा, बिल्कुल आएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। बीपीएसपी पे भी आएगा, बिल्कुल आएगा। ऑप्शन देखिए, 3 के 2 ऑप्शन, 3 2 के ऑप्शन और 3 ऑप्शन 1 के। अब आप फंस जाएंगे, क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है? क्या ये हमारी ड्यूटी भी है कि हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में लोग भी शामिल हों, वो दूसरे के अधिकारों की रक्षा करें, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें? जो जो प्रिंसिपल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में दिए गए हैं, उसका कुछ क्या हम लोगों की ड्यूटी में भी है? ये तो समझ में आता है कि प्रियम्बल में ही वो आइडियल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसको पूरा कर रही है, ये तो समझ में आता है। लेकिन क्या ये ड्यूटी है? हाँ, ये ड्यूटी भी है। कैसे? बच्चों, मैंने आपके लिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट निकाल लिया है। उनका पेज है यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन राइट का। इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 1 कहता है इक्वल डिग्निटी इक्वल राइट। आर्टिकल 2 कहता है कि सेक्स लैंग्वेज के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बेसिकली ये स्टेट को देखना है कि वो सबको राइट, लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी दे, स्लेवरी ना कराए, टॉर्चर ना करे, क्रूरल ना बने, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, ये फंडामेंटल राइट्स भी हमें दिया गया है। डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ट्रिब्यूनल्स हो, आर्बिट्रेरी अरेस्ट ना हो, ये हमें फंडामेंटल राइट्स के रूप में दिया हुआ है। पब्लिक हियरिंग हो, ये आर्टिकल 21 में दिया गया है। पब्लिक ट्रायल, है ना, ये सब हमारे राइट दिए हैं। 12 के अंदर प्राइवेसी का राइट है, रेपुटेशन का राइट है। 13 के अंदर मूवमेंट का है, हमारे यहां भी ये राइट है। अब 14 में आप देखिए, असाइलम की बात की गई है, अगर किसी को फ्ली करना पड़ता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। 15 में देखिए नेशनैलिटी का राइट है। क्या मेन एंड वुमेन बराबर हैं, मैरिज कर सकते हैं, मैरिज
मैरिज की बात की गई, प्रॉपर्टी की बात की गई है, ये आज पहले हमारे फंडामेंटल राइट से बड़े क्लोज हैं इसके। फिर आप देखिए हमारे यहाँ ये आर्टिकल 19 में दिया हुआ है थॉट कंसाइन, फिर रिलीजन का राइट भी है हमारे यहाँ। फिर आर्टिकल 19 में देखिए क्या इंफॉर्मेशन, 20 में पीसफुल एसोसिएशन, एसोसिएशन हम बना सकते हैं। 21 में गवर्नमेंट के में पार्टिसिपेशन, पब्लिक सर्विस कर सकते हैं। ये देखो एवरीवन हैज द राइट, ये उनका अधिकार है। जब राइट्स की बात होती है तो ये अधिकार है। क्या यूनिवर्सल सफरेज आर्टिकल 21 के अंदर, डेवलपमेंट, डिग्निटी। 13 राइट टू, 23 राइट टू वर्क, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रेमुनेशन बराबर होगा, ट्रेड यूनियंस। 24 रेस्ट और लेजर। 25 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना बढ़ा सकते हैं, ओल्ड एज मिलेगा। ये आपके डीपीएसपी के हैं जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में दिखाई देते हैं। आर्टिकल 26 एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी हमने फंडामेंटल राइट्स में दे दिया गया है। कल्चरल लाइफ होगी, ये अपना हमारे माइनॉरिटी में दिया गया है। अब आइए, अब 29 के अंदर ड्यूटीज दी हैं। देखो डायरेक्ट लिखा है एवरीवन हैज द ड्यूटी टू द कम्युनिटी इन विच अलोन अ फ्री डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी इज पॉसिबल। तो ड्यूटी भी दी गई है। इन एक्सरसाइज ऑफ हिज rights and freedom everyone shall subject to only such limited that are determined to law solely provide securing due recognition and respect of the rights and freedom of the other। आपको दूसरे के राइट्स भी मानने पड़ेंगे। पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी का पालन करना पड़ेगा। ये देख लो यहां पर लिमिटेशंस बताई हैं और ये भी बताया गया है क्या कि आपकी ड्यूटी भी है। अब इसमें हमारी लर्निंग क्या है, ड्यूटी भी है। जब अब मैं जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। जब रिफ्लेक्ट करने की बात आती है, किसकी बात आती है, तो आपको अपना होराइजन ब्रॉड करना पड़ता है। फिर तो ये बताना मुश्किल है कि इसका पार्ट क्या नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन का मतलब है कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई रिफ्लेक्शन अपने फादर की भी होती है, मदर की भी होती है। तो जब रिफ्लेक्शन जैसा वर्ड आ जाए तो ये मानिए आप ज्यादा सोचिए और उसकी उसकी ब्रॉडनेस के अंदर कई चीजें आ जाएंगी। उस माइंडसेट से अगर आप इस सवाल को बनाने का कोशिश करेंगे कि यहां लिखा क्या है, रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट्स, तो आप डी मार सकते हैं, वरना थोड़ा मुश्किल होगा। खैर अब तो आप जान गए। एक और सवाल जो मेरी नजर में थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, फिर भी हम इसको देखते हैं। हम अभी देखेंगे कि ये सवाल मुश्किल क्यों है। कौन सा नंबर सवाल है? सवाल का नंबर है 9। ये क्या कहता है? बड़ी सिंपल सी बात कहता है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी में इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीजन। अब स्कीम के अंदर बेटा एक तो ये बात तय होती है कि नालसा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार सवाल आया है। ये टॉपिक हमें क्या अच्छे से करके जाना चाहिए। एक तो हमें ये चीज समझ में आती है। दूसरी चीज, पहले ऑप्शन का फॉर्मेट देखेंगे। ऑप्शन के फॉर्मेट से हमें क्या समझ में आता है कि भाई यहां 4 स्टेटमेंट दी गई है, यानी 2 स्टेटमेंट ही करेक्ट है, 2 रॉन्ग है। तो रॉन्ग कौन सी हो सकती है, और रॉन्ग फिट करने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, वो कैसे ऑप्शन डालता है। तो देखिए ये कह रहा है कि ऑल सीनियर सिटीजन को हम क्या दे देंगे, सर्विस दे देंगे। सीनियर सिटीजन नजर आता तो हमको समझ में आता कि हाँ भाई यहां क्या हो रहा है, कुछ ठीक लिखा है। लेकिन यहां क्या लिखा है, ऑल सीनियर सिटीजन। ऑल का मतलब क्या होता है, सभी। तो क्या रिच को भी देंगे? फिर तो ये पुअर को हेल्प करने वाली क्या बात होगी। तो आप 2 से पकड़ सकते हैं कि भाई ये एक तो यहां एक्सट्रीम वर्ड दिया हुआ है कि ऑल
उसके अलावा पर्सन विद एनुअल इनकम ऑफ 1 लाख, ट्रांसजेंडर विद एनुअल इनकम ऑफ 2 लाख, अदर बैकवर्ड क्लास ऑफ 3 लाख। ये थोड़ा मुश्किल है बेटा, लेकिन ये पता करना कि किसकी इनकम कितनी है, लेकिन फिर भी मैं इसको टफ कैटेगरी में रखूंगा। चौथा आंसर इलिमिनेट किया जा सकता है, लेकिन ये 3 इलिमिनेट नहीं किए जा सकते, और डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट लिखा है, याद भी ये नहीं किया जा सकता। अगर 10 लाख देता, 20 लाख देता तो समझ में आती, लेकिन इससे हमारी लर्निंग है। लर्निंग क्या है? हम एक ब्रॉड नंबर या फैक्ट भी, वी शुड ऑल्सो नो दी फैक्ट। कुछ सेंस में हमें फैक्ट भी पता होना चाहिए। इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। देखिए, बेनिफिशियरीज देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वनरेबल ग्रुप फ्री लीगल सर्विस देता है मार्जिनलाइज्ड और वनरेबल ग्रुप इन इंडिया, इंक्लूडिंग वुमेन, चिल्ड्रन, SC ST, इंडस्ट्रियल वर्कर, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, डिजास्टर विक्टिम, डिसेबिलिटी, और जिनकी एनुअल बिफोर क्या है, इनकम 3 लाख से क्या है, कम, और कोई अगर स्टेट ने रखी है तो फीमेल फ्री हैं, बच्चे भी फ्री हैं 18 साल की एज तक, 18 साल एज रखिए। SC ST में सभी फ्री हैं। अब्यूज में बेगार किया जा रहा है फ्री, वनरेबल है कोई, मेंटल फिजिकल फ्री होना ही चाहिए। विजडम ऑफ डिजास्टर इकोनॉमिक में है। ये देखो, पर्सन जिनकी इनकम क्या है, 3 लाख से कम है, बिलो 12,000 बिफोर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो 12,000 हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट में 3 लाख से बिलो इनकम है, एनुअल इनकम। कस्टडी में कोई है, प्रोटेक्टिव वुमेन्स है, जूनाइल है ना। और यहां पर एक पूरी की पूरी लिस्ट दे रखी है कि किसके लिए कितनी है। अब देखिए, बेनिफिशरीज के लिए एलिजिबिलिटी, ये तो फ्री है, ठीक है। चिल्ड्रन 18 तक फ्री हैं। सीनियर सिटीजन में कुछ रूल हैं, क्या है, सीनियर सिटीजन में कुछ रूल हैं। उसके अंदर SC ST के लिए फ्री, यहां देखिए, आर सीनियर सिटीजन एलिजिबल फॉर फ्री लीगल वर्क, नहीं, 4 लाख, और स्टेट रूल अलग से है, इनके लिए भी 4 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। मेंटल वाला तो फ्री होगा, इंडस्ट्रियल वाला भी फ्री होगा। OBC के लिए कितनी है, क्या फ्री है? नो, OBC भी फ्री नहीं। क्या बात समझ में आई? फ्री नहीं, फीस है सब पर। इतने सारे क्वेश्चन हैं,